हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलारिटी। लास्ट के वीडियोस में हम कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे मोलारिटी सबसे इजीएस्ट वे के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो लास्ट वीडियोस के अगर आपको चाहिए नोट्स, तो मैंने उसी की डिस्क्रिप्शन लिंक में एक चैनल का लिंक दे रखा है टेलीग्राम की, वहाँ जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलारिटी से। चलिए समझिए मोलारिटी होता क्या है। मोलारिटी जो है वो मोल बेस्ड टर्म है। मोल बेस्ड टर्म है। ये कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल बेस्ड टर्म है। समझिए मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है। मोलारिटी कहती है, मोलारिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in present in 1 liter of solution। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को ही कहा जाता है मोलारिटी। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। देखिए समझिए कह क्या रहा है इसके डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसी को मोलारिटी कहा जाता है। सिंपली कितना सिंपल है कि अगर कोई बोले कि 1 मोल सब्सटेंस को मैंने 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर मिला दिया है, तो बनने वाला जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा 1 मोलर। अगर मैं बोलूँ कि 2 मोल सब्सटेंस को 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर मिला दिया है, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो कहलाएगा 2 मोलर। अगर 3 मोल ले लिए जाए, 1 लीटर में मिला दिया जाए, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर जो बनने वाला सोल्यूशन है वो होगा 3 मोलर। बहुत ही सिंपल है, कितने मोल्स 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है उसी को कहा जाता है मोलारिटी। चलिए तो मोलारिटी को फॉर्मूला से समझते हैं। मोलारिटी एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि थ्रू आउट हम मोल्स को, सोल्यूट के मोल्स को NB से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो NB लिख दिया, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिए पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो गया मोलारिटी का फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सर जी आप मोल को ऐसे भी तो दिखा सकते थे, कैसे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। जी हाँ, तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हो गया मोलारिटी का सेकंड फॉर्मूला। सर जी थर्ड फॉर्मूला भी निकल सकता है जी। मान लीजिए कि अगर आपको वॉल्यूम जो है वो लीटर में ना देकर किस में दे दिया जाए? वॉल्यूम दे दिया जाए ml के अंदर, वॉल्यूम दे दिया जाए ml के अंदर। तो अगर आपको लीटर से ml में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ ml को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे W ऑफ B डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम इन ml, और ऊपर चला जाएगा हमारा 1000। तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। तो मोलारिटी के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल गए। देखिए ये हो गई हमारी मोलारिटी। अब समझिए मोलारिटी होता क्या है। तो मोलारिटी जो है, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है मोलारिटी। अच्छा सर जी सोल्यूशन क्या होता है? तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है
वो किसके बराबर होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोलारिटी सॉल्यूशन डिपेंडेंट है। मोलारिटी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। चलिए सर जी, मोलारिटी का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, यूनिट्स क्या होंगे? तो देखिए यूनिट्स जो है मोलारिटी के क्या होंगे? तो यूनिट्स मोलारिटी m इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसको मैं लिख दूं मोल, इसका यूनिट मोल, और वॉल्यूम इन लीटर का यूनिट लीटर, यानी कि ये जो है वो बन गया मोल पर लीटर। या फिर इसी को हम लिख देते हैं MOLAR यानी मोलार, या फिर कैपिटल M। तो इस तरह से हम मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट में। मान लीजिए स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं मोलारिटी के। मोलारिटी स्पेशल केसेस चलिए समझते हैं मोलारिटी के कुछ स्पेशल केसेस को। फर्स्ट, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूजन यानी डाइल्यूजन की मोलारिटी क्या होती है? तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मिक्सचर है, ये हमारा मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर के अंदर इनिशियली मान लेता हूं मैं कि इस मिक्सचर के अंदर मोलारिटी M1 है और इसका जो वॉल्यूम है वो है हमारा V1। अब इस मिक्सचर में और पानी ऐड किया जाए, यानी इस मिक्सचर के वॉल्यूम को चेंज किया जाए, तो मोलारिटी क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड है तो मोलारिटी भी क्या हो गई? मोलारिटी भी चेंज हो गई होगी। ऑब्वियसली मोलारिटी भी चेंज हो गई होगी और वॉल्यूम तो चेंज हुआ ही होगा। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा जो सोल्यूशन था अब वो ज़्यादा हो गया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज कर गया है क्योंकि हमने सॉल्वेंट ऐड किया है। सॉल्वेंट एडेड, जो भी सॉल्वेंट था वो हमने ऐड किया है। तो अब इस मिक्सचर की वॉल्यूम में आ गया चेंज, मिक्सचर का वॉल्यूम क्या हो गया? तो अब इस मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो हो गया है V2। तो मोलारिटी भी क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो इसका जो मोलारिटी है वो चेंज हो जाएगा M2 से। अब समझिए, अगर कोई आपसे कहे कि सर इसके मोल्स A मोल्स थे, इसके अंदर जो सब्सटेंस था उसको मैं मान लेता हूँ उसके मोल्स जो थे वो A मोल्स थे, तो लास्ट में जो बना उसके अंदर कितने मोल्स हो गए? तो देखिए अंदर आपने सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्यूट तो ऐड कर नहीं रहे, यानी कि जो मोल है, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, काम करते हैं डी ही ले लेते तो आपको याद रहे। तो यानी कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो तो चेंज नहीं होंगे, यानी कि अगर NB मोल्स इसके यहाँ थे तो यहाँ भी क्या हो गए? इक्वल ही हो गए। यानी कि आफ्टर डाइल्यूजन NB, इसको मैं 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ, तो NB1 किसके इक्वल होगा? NB2 के। अच्छा सर ये डाइल्यूजन क्या है? तो डाइल्यूजन कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूजन मीन्स क्या है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, इसी को कहा जाता है डाइल्यूजन। देखिए तो अगर डाइल्यूजन किया तो मोल्स जो है वो तो चेंज नहीं हो। अगर मोल्स चेंज नहीं हो रहे, हमारे पास मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला है मोलारिटी M इक्वल टू N ऑफ B इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मोल निकालने पड़ गए तो मोल किसके इक्वल आएगा? ये वॉल्यूम इधर चला आएगा
तो ये हो जाएगा m इंटू वी। तो फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर मोल्स कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर m1 v1। क्यों, मोलारिटी और वॉल्यूम का मोलारिटी और वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मोल मिल जाएंगे। सेकेंड वन में मोल्स कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर m2v2। सर m2v2, तो ये आ गया हमारा रिलेशन। इसी से हम निकालते हैं क्या, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। एक चीज याद रखना, क्या सर, तो यहाँ पे जो V2 है, V2 V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, और वो किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो हमने ऐड किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो हमने ऐड किया उसके इक्वल होगा। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि V2 निकालिए तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए सेकंड केस, आपको किसी मिक्सचर की मोलारिटी निकालने को बोल दिया जाए, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में देखिए, समझिए कि अगर हमारे पास ये एक बीकर में कुछ मोल्स प्रेजेंट है, मान लीजिए कि वो जो मोल है वो हमारे NB मोल्स हैं। ये सब्सटेंस जो है वो हम मान लीजिए N1 लिख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट सब्सटेंस जिसके मोल्स है N1, प्लस ये हमारा दूसरा सब्सटेंस है जिसके मोल्स है N2, अब देखिए, अब इन दोनों को मैंने मिला दिया N2, तो इसके पास खुद का कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो इसके पास भी खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को मिक्स कर रहा हूँ। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग क्या है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, तब इन दोनों को मिला दे रहा हूं। अब देखिए दो केसेस बनेंगे, कैसे केसेस सर, तो नंबर एक, इफ बोथ आर नॉन रिएक्टिव। फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, बोथ आर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अब देखिए, अगर ये नॉन रिएक्टिव है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे बोल दिया जाए कि दो एसिड्स को मिक्स कर दिया, यानी एसिड प्लस एसिड मिक्स हो गए कहीं पे, या कहीं पे बेस प्लस बेस मिक्स हो गए, बेस प्लस बेस मिक्स हो गए, या फिर सॉल्ट प्लस सॉल्ट मिक्स हो गए। तो ऐसे केसेस में जो मोलारिटी है वो किसके इक्वल आएगी, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस किसके इक्वल आएगी, तो देखिए मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस इक्वल आएगी टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम के, और टोटल मोल्स कितने हैं, तो टोटल मोल है हमारे N1 प्लस N2, और वॉल्यूम टोटल क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, इसका वॉल्यूम जो है V2 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है V1 प्लस V2 मैं आराम से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा N1 प्लस N2 के नीचे V1 प्लस V2, और N1 क्या होता है, मोल्स कैसे निकालते हैं मोलारिटी से, अभी हम देख के आए क्या, कि मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस किसके इक्वल होगा, M1 V1 के, मोल्स ऑफ सेकंड सब्सटेंस इक्वल होगा M2 V2 के। तो इसको अगर इधर सब्सटीट्यूट करूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास
M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 के अगर दो ही सब्सटेंसेस हैं तो हमारी मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस की हो जाएगी M1V1 प्लस M2V2। अगर ज़्यादा हुए तो हम क्या करेंगे, जितने ऐड करोगे उनके मोल्स को, टोटल मोल्स को ऐड करना है, यानी कि मान लो कि 3-4 जितने तुम ऐड करना चाहो उतने ऐड करते जाओ करते जाओ, जितने चाहो इतने ऐड करते जाओ। डिवाइड में बस उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बनाना है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी ऐड करते जाना, उसका वॉल्यूम्स भी ऐड करते जाना। ठीक है, ये हो गई इम्पोर्टेंट बात। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। रिएक्टिव सब्सटेंसेस की मोलारिटी, रिएक्टिव सब्सटेंसेस, अब इनकी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग समझिए कैसे। मान लीजिए कहीं पे एक एसिड और एक बेस मिक्स हो गए, कोई एसिड या बेस मिक्स कर रहा है, जैसे कोई बच्चा टाइट्रेशन कर रहा है, तो टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन के अंदर हमें पता है टाइट्रेशन में क्या होता है, तो हमारे पास एक ऐसा ब्यूरेट होता है, हम ब्यूरेट से, ये हमारा है ब्यूरेट, इसके नीचे हम भरते हैं, लेट से इसके अंदर मैंने भरा हुआ है एसिड, ऊपर से मैं डाल रहा हूँ, इसमें भरा हुआ है बेस, इसमें मैंने भर रखा है बेस। अब मैं धीरे धीरे ऐड करते चले जा रहा हूँ। नीचे एसिड जो है वो क्या कर रहा है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो हमें पता है एसिड प्लस बेस गिव्स ऑलवेज सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को तो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसके लिए डेल्टा H क्या आता है, नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव। सही है, चलिए समझिए अब होता क्या है। तो जैसे जैसे मैं एसिड अंदर ऐड कर, जैसे जैसे मैं बेस ऊपर से ऐड करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे नीचे रहने वाला एसिड उसके साथ रिएक्ट करेगा। सही है, तो अब जो टोटल मोल्स है, मान लीजिए बेस के मोल्स को मैं कहता हूँ N1 और इसके मोल्स को कहता हूँ N2। तो अब जो है, क्योंकि जो बेस है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो हमारे पास अंदर जो है वो कितना एसिड बचा होगा वो निकालने के लिए, यानी कितने एसिड के मोल्स बचे होंगे, तो वो निकालने के लिए मुझे टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा। एन टोटल किसके इक्वल आएगा, तो N1 माइनस N2 के बराबर आएगा। यहाँ से क्या पता चलेगा कि कितने मोल्स रिमेनिंग किसके, जो नीचे एसिड बचा हुआ है उसके। तो ये हो गए एन टोटल। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग अगर निकालने को बोला जाए तो ये हो जाएगा टोटल मोल्स N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम्स तो क्या हो गए, ऐड हो गए। सही है, तो अगर मैं N1 लिखूँ तो अभी सर मैं ऊपर लिख के आ रहा हूँ M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यही तो था हमारा फॉर्मूला। अब समझिए क्या होगा, तो हम ऐड करते चले जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस इक्वल टू मोल्स ऑफ सेकंड सब्सटेंस, यानी कि मोल्स ऑफ एसिड इक्वल हो जाएगा मोल्स ऑफ बेस के, और इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले अगर मैं मोल्स निकालूं, तो नीचे मैंने N1 ऊपर मैंने N1 बेस भरा था, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा इक्विवेलेंट पॉइंट से
पहले, यानी कि ये मान लो कि इक्विवेलेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट है, तो इससे ऊपर यानी कि इससे पहले क्या रहा होगा, जो अंदर जो सोल्यूशन है उसकी जो भी मोलारिटी आएगी, तो अंदर का सॉल्यूशन क्या रहा होगा, एसिडिक, क्योंकि अंदर जो है क्या भर रखा है, एसिड। इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पर एसिड और बेस के मोल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और एसिड और बेस के मोल्स इक्वल हो जाएंगे तो मिक्सचर की मोलारिटी क्या आएगी, टोटल मोल्स। देखिए टोटल मोल्स जो है इक्विवेलेंट पॉइंट पर N1 माइनस N2 जीरो के बराबर हो जाएंगे, यानी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट पॉइंट, ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट पॉइंट। अब इक्विवेलेंट पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, सही है। अब मैंने अंदर डाल रखा होता है एक सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक बेस या ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक एसिड या वीक बेस होता है, जिसको मैं कहता हूँ इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंडिकेटर एसिड बेस के लिए इंडिकेटर हम जैसे फिनोल्फथैलीन मान लेते हैं, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। अब ये क्या करेगा, तो ये यहाँ हो गया हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या हो गया, एसिड और बेस के मोल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। एसिड और बेस के मोल क्या हो गए, इक्वल हो गए। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग क्या हो गई, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो के बराबर हो गई। इसके जस्ट एक ड्रॉप बाद, इक्विवेलेंट पॉइंट के एक ड्रॉप बाद आता है हमारा एंड पॉइंट, जहां पे सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिक। ये आ जाएगा हमारा एंड पॉइंट। याद रखना एंड पॉइंट, ये तो मैंने एसिड और बेस के बारे में बात की, मतलब कि आप कहीं पे भी टाइट्रेशन करें तो इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या फर्क होता है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट, तो लिख ही लेते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट जो होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट जो होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट जो होता है, द पॉइंट where all एसिड और बेस नीचे बेस भर रखा हो तो उसकी बात करते हैं। अभी मैंने एसिड ले रखा है, तो ऑल एसिड और बेस फ्रॉम फ्लास्क के अंदर का completely न्यूट्रलाइज्ड उस पॉइंट पर जो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग है वो हो जाएगी जीरो। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग हो जाएगी इक्वल टू जीरो। और जो हमारा फॉर्मूला था m ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये हो गई जीरो। तो इस तरफ मैं लिख देता हूँ जीरो इक्वल टू, इस तरफ मैं लिख देता हूँ जीरो इक्वल टू v1 प्लस v2 को उस तरफ लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा वो भी जीरो। तो यहाँ पे बचा क्या, m1 v1 माइनस m2 v2, m2 v2 को उठा के उस तरफ ले गया तो ये हो गया m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यानी कि अगर आपको मोलारिटी किसी भी सॉल्यूट की पहले कितनी थी वो निकालनी है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। अब तो सॉल्यूशन के अंदर तो मोलारिटी नहीं है, पर जो एसिड था उसकी एक्चुअल मोलारिटी कितनी थी वो निकालनी हो तो यहाँ से निकलेगी। बेस की एक्चुअल मोलारिटी कितनी थी निकालनी हो तो ये यहाँ से निकलेगी। ये फॉर्मूला बिल्कुल हमारे लॉ ऑफ डाइल्यूजन की तरीके का है। पर यहाँ पे क्या, M1 जो एसिड था वो था, उसकी मोलारिटी जो स्टार्टिंग में लिया था मैंने, M2 जो है वो बेस है, जो मोलारिटी मैंने स्टार्टिंग में ली थी वो निकल कर आएगी। अब बात करते हैं ये इक्विवेलेंट पॉइंट पर वैलिड रहेगा, सही है। जब भी आपको बोल दिया जाए कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो गया है तब बात करते हैं। अब बात करते हैं एंड पॉइंट के बारे में। तो एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट एक्चुअल पॉइंट, ये होता है हमारा एक्चुअल पॉइंट वेयर इंडिकेटर
एक्चुअली चेंज कलर, एक्चुअली चेंज्ड कलर, चेंज द कलर, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा इंडिकेटर एक्चुअल में कलर चेंज करता है, यानी कि वो यहाँ पे नहीं करता, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 पे नहीं करता, वो यहाँ पे करता है एंड पॉइंट पर। और एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इक्वल नहीं होते। अगर हम इंडिकेटर की मदद से निकालते हैं तो हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता कि इसका इक्विवेलेंट पॉइंट क्या रहा होगा। हमें जो पता चलता है वो क्या होता है, एंड पॉइंट पता चलता है। और एंड पॉइंट में वो स्लाइटली एसिडिक होगा सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 पे होगा, आइदर एसिडिक होगा, आइदर एसिडिक होगा, एसिडिक और आइदर बेस, आइदर बेस। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग जब रिएक्टिव सब्सटेंसेस को ऐड किया जाए। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें ध्यान रखना एक चीज, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 में M1V1 जो है ग्रेटर होना चाहिए M2V2 से। आपको पहले चेक करना है कि किसके मोल्स ज़्यादा है, उसी को यहाँ पे रखना है, वरना नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें मोलारिटी तो पॉजिटिव में रखनी है, इसीलिए M1V1 माइनस M2V2 में M1V1 ज़्यादा होना चाहिए M2V2 से। उसी को M1 मान लेना, उसी को M1V1 मानना जिसकी मोलारिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, यानी मोल्स ज़्यादा आए दूसरे से। जिसकी मोल्स ज़्यादा है, अगर वो एसिड हो फिर भी M1V1, अगर वो बेस हो फिर भी M1V1 से ही सॉल्व करेंगे। चलिए, ये हो गए हमारे स्पेशल केसेस। अब हम बात करते हैं हमारा रिलेशन बिटवीन molarity and परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by W और मोलारिटी के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए समझिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास डेंसिटी D दे रखी है, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी D दे रखी है ग्राम पर ml के अंदर, ग्राम पर ml के अंदर किसी की डेंसिटी D दे रखी है। अगर आपको मैं कह दूं कि उसके अंदर x परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है वेट बाय वेट, सही है, x% W by W परसेंटेज में सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके अंदर। तो देखिए, अब मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन अगर आपको निकालना है तो क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू W बाई V, वेट बाय वॉल्यूम। अगर आपको वेट निकालना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि ग्राम पर ml में लिया है तो वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वो किसके इक्वल आएगा, तो वो इक्वल आएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml रहता है, तो ये जो है डेंसिटी इंटू 1000, डेंसिटी इंटू 1000 ml से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ml वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी को, तो ml से ml कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो ग्राम में, वो किसका वेट होगा, तो वो हमारे 1 लीटर सोल्यूशन का वेट होगा, 1 लीटर सोल्यूशन का वेट होगा। चलिए, तो ये तो सर समझ में आ गया। अब समझिए, मास ऑफ सोल्यूट जो है, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन कितना होगा, इन 1 लीटर सोल्यूशन जो है वो कितना होगा। तो देखिए, तो हमने x% माना, यानी परसेंट, यानी 100, x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू
इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 इंटू डी ग्राम के इक्वल आएगा। और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये 1000 ये 100 इसके 2 जीरोस कट जाएंगे, तो ये जो है मास ऑफ सोल्यूट जो है वो इक्वल आएगा x इंटू में 10 इंटू में डेंसिटी के इक्वल आएगा। और ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसी को अगर नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो आएगा x इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, क्योंकि ये वेट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और ये क्या था, एक लीटर के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर वेट। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलारिटी निकालने का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, मोलारिटी m, जो कि इक्वल आएगा परसेंटेज W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी के। तो ये आ गया हमारा मोलारिटी का रिलेशन, ये आ गया हमारा मोलारिटी का रिलेशन। और भी रिलेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कराएंगे, जैसे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी हो गया, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सारे रिलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कराने वाले हैं। तो इसकी भी इस लेक्चर के नोट्स की PDF भी आपको मिल जाएगी इसी के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोलालिटी के लिए। चलिए।